तो 7 अक्टूबर 2023 को गाजा में मौजूद हमास नाम का आतंकी संगठन इजराइल के कई ठिकानों पर हमला करता है। हमला कोई मामूली नहीं था। हमले में आतंकी संगठन हमास ने 20 मिनट के अंदर इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए और साथ ही साथ बॉर्डर्स को तोड़कर इजराइल के अंदर घुस गए और इजरायली लोगों को मार भी दिया और 200 इजरायली को किडनैप भी कर लिया और उन्हें वापस गाजा ले गए। इजराइल पे दागे गए हमास के रॉकेट्स कोई मामूली रॉकेट्स नहीं थे। रॉकेट्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ये एक 7 माले की बिल्डिंग को आसानी से गिरा सके। 5000 रॉकेट्स के इस हमले को काफी फेमस इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कुछ हद तक रोक तो लिया, लेकिन रॉकेट्स इतने ज्यादा थे कि आयरन डोम भी उन सारे रॉकेट्स को रोक नहीं पाया, जिससे इजराइल के कई सारे नागरिक मारे गए। इजराइल ये जानता था कि अगर उसके पास आयरन डोम जैसी डिफेंस सिस्टम नहीं होती तो इजराइल के कई हजारों नागरिक मारे जाते। इससे गुस्से में आकर उसने हमास के खिलाफ एक वॉर का ऐलान कर दिया और तब से आज तक 1 महीना होने को आया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी ही है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इजराइल चाहे तो हमास को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता था अगर इजराइल कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन करना चाहे तो। हमास ये सब जानता था, लेकिन ये जानने के बाद भी हमास ने क्यों किया इजराइल पर हमला? तो इसका कारण ये है कि क्योंकि हमास और कुछ हद तक बड़े बड़े देश जानते थे कि ये वॉर हमास वर्सेस इजराइल का है ही नहीं। हालांकि अभी ये वॉर इजराइल वर्सेस हमास के बीच चल रहा है, लेकिन अगर ये वॉर लंबा चला तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमास ने गाजा से इनिशियली इजराइल पर हमला किया तो सबको दिख रहा था कि ये एक आतंकी हमला है और इजराइल इसका विक्टिम है, जिससे पूरी दुनिया भर की सहानुभूति इजराइल को मिली। क्योंकि हमास ने सिर्फ सबसे पहले इजरायली पर 5000 रॉकेट्स ही नहीं दागे, बल्कि इजराइल गाजा बॉर्डर को तोड़कर इजराइल में घुस गए और कई सारे इजरायली नागरिकों को मारा। बच्चे बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा। इजरायली सोल्जर्स को तो और भी बुरे तरीके से मारा, जिससे शुरू में तो इजराइल के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी। लेकिन हमास ये जानता था कि जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ेगा और इजराइल जब जवाबी हमला करेगा तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी कि जब इजराइल ने रिटेलिएट किया तो उसमें सबसे शुरू में हमास के काफी आतंकी मरे, लेकिन इसी आतंकी हमले के बीच कई सारे पैलेस्टीन के सिविलियंस भी मारे गए। और हमास यही चाहता था। हमास ये चाहता था कि इजराइल को जितना हो सके उकसाओ और जब वापस वो बैकफायर करेगा तब इनोसेंट पैलेस्टीनियंस को आगे कर दो, जिससे पूरी दुनिया को समय के साथ ये दिखने लगेगा कि ये वॉर इजराइल वर्सेस हमास का नहीं, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन का बन चुका है। तो जहां पूरी दुनिया की सहानुभूति शुरुआत में इजराइल के साथ थी, तो वो अब इनोसेंट पैलेस्टीनियन के मरने की वजह से इजराइल के ये सारे अगेंस्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है। लेकिन क्या इतना सारा बड़ा प्लान क्या अकेले हमास जैसा एक आतंकी संगठन सोच सकता था? तो बिल्कुल नहीं। तो इसके पीछे किसी बड़े देश का सपोर्ट है और वो है ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, वो ईरान ही है। 1990 से ईरान हमास को इजराइल के अगेंस्ट सपोर्ट करता आ रहा है। आज गाजा में रहने वाले पैलेस्टीनियंस की लाइफ यूनाइटेड नेशन और इजराइल की ह्यूमैनिटेरियन एड से चलती है। लेकिन ये तो सिर्फ खाना पहुंचाते हैं गाजा में। तो गाजा में रहने वाले आतंकी संगठन हमास के पास ये हथियार, ये रॉकेट्स आ कहां से रहे हैं? तो इसको सप्लाई करने वाला है ईरान। तो ईरान मुस्लिम देशों का या फिर मिडिल ईस्ट का लीडर बनना चाहता है, लेकिन उसके सामने 2 बड़े प्लेयर्स हैं, इजराइल और सऊदी। अब क्योंकि ईरान की दुश्मनी यूएसए से भी है और यूएसए सबसे ज्यादा इजराइल को ही सपोर्ट करता है, इसलिए ईरान सबसे ज्यादा नफरत इजराइल से ही करता है। और इजराइल एक नॉन मुस्लिम देश भी है। इजराइल कई बार ईरान के बड़े बड़े मिलिट्री लीडर और एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म कर चुका है, जिससे ईरान इजराइल से काफी खफा है। इसलिए वो हर वक्त हमास को फंड करता रहता है। और कई सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ईरान ने ही 7 अक्टूबर वाले हमले की प्लानिंग हमास के साथ की थी। तो आइए अब ये देखते हैं कि कैसे इजराइल और हमास का वॉर एक मिडिल ईस्ट वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए इजराइल के ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। तो इजराइल के वेस्टर्न साउथ में पड़ता है गाजा, जहाँ एक्चुअल में वॉर हो रहा है। यहाँ आतंकी संगठन हमास सबसे ज्यादा एक्टिव है। यहाँ करीब 22 लाख पैलेस्टीनियंस रहते हैं। इजराइल के ही नॉर्थ ईस्ट में है वेस्ट बैंक, जहाँ करीब 30 लाख पैलेस्टीनियंस रहते हैं और हमास उतना एक्टिव वहां नहीं है। इजराइल के ही नॉर्थ में पड़ता है सीरिया, जहाँ है गोलान हाइट, जो कि इजराइल के ही कब्जे में है, जो कि सीरिया का है। सीरिया भी इजराइल का दुश्मन है। सीरिया की स्टेट आर्मी और खुद उसकी गवर्नमेंट इजराइल को पसंद नहीं करती। इसी वजह से अभी कुछ दिन पहले इजराइल हमास वॉर के बीचों बीच सीरिया की स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने भी इजराइल पर हमला शुरू कर दिया था, जिससे ये वॉर लगभग सीरिया भी पहुंच चुका है। दूसरा थ्रेट इजराइल को इजराइल के नॉर्थ में लेबनान से मिल रहा है। लेबनान की सरकार भी इजराइल को पसंद नहीं करती। लेबनान में एक आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, जिसे लेबनान गवर्नमेंट के साथ साथ ईरान भी सपोर्ट करती है। अभी इजराइल हमास वॉर के दौरान हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल चुप थोड़ी बैठेगा, तो इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर लेबनान के अंदर हमला कर दिया। यहाँ फिलहाल वॉर के 3 फ्रंट खुल चुके हैं, इजराइल हिजबुल्लाह फ्रंट, इजरायली सीरियन मिलिटेंट फ्रंट, इजरायली हमास फ्रंट इन गाजा। साथ ही साथ अभी कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल को ये धमकी दे दी थी कि अगर इजराइल अभी नहीं रुका और गाजा पर ग्राउंड असॉल्ट स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपनी सेना को गाजा की धरती में उतारा, तो ईरान इजराइल पर एक वॉर डिक्लेयर कर सकता है, जिससे ईरान के वॉर में कूदने से पूरे मिडिल ईस्ट की हालत खराब हो सकती है। क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है, जिसके पास अच्छी खासी मिलिट्री है,
लेकिन यूएसए ने इजराइल को वार्न किया है कि अपनी आर्मी को गाजा में मत उतारो। ऐसे में ये वॉर और भी ज्यादा लंबा चल सकता है। जिसका ब्लूप्रिंट और मैपिंग हमास के पास ही है। अब यहाँ इससे आप हमास की शैतानी नोटिस कर सकते हैं। टनल्स में ही हमास के आतंकी रहते हैं। टनल से बाहर आए, रॉकेट दागे इजराइल पर और वापस अपने टनल्स में जाकर घुस गए या फिर छिप गए और सामने रह गए इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। अभी हमास के ही किसी चीफ ने कहा था कि ये टनल सिर्फ हमास के मिलिटेंट्स के लिए ही है, पैलेस्तीन लोगों के लिए नहीं है। हमास के फाउंडिंग फादर का बेटा ये अपनी किताब में कहता है कि ये एक फैक्ट है कि हमास को पैलेस्तीन के लोगों से लगाव है नहीं, ये तो इवन पैलेस्तीन के लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाकर इजराइल से लड़ता है। ये बात सच भी है, क्योंकि गाजा में हमास के सारे आतंकी ठिकाने जमीन के अंदर ही क्यों है? और इससे भी बड़ी बात, आतंकी ठिकाने गाजा के सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में ही क्यों है? तुमको लड़ना है, लड़ो इजराइल से डायरेक्ट। तुम इजराइल को प्रोवोक करके खुद बिल में क्यों घुस जा रहे हो? और तुम्हारी वजह से इनोसेंट पैलेस्टीनियन एयर स्ट्राइक का शिकार हो रहे हैं। सो थिंक बिफोर सपोर्टिंग हमास। हमास इन सारे टर्म्स का यूज कर एक गुरिल्ला वॉरफेयर इजराइल के अगेंस्ट कर सकता है, जिसका जवाब शायद इजराइल के पास नहीं होगा। लेकिन अगर इजराइल का ग्राउंड असॉल्ट सक्सेसफुल हो गया तो इससे हमास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और ये ईरान तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए इजराइल को ग्राउंड असॉल्ट ना करने की धमकी ईरान दे रहा है। ग्राउंड असॉल्ट शायद काफी लिथल भी हो सकता है। ईरान अभी इजराइल से मिलिटरीली काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन ईरान जो है वो हमास, सीरियन आर्मी, हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट्स ग्रुप के थ्रू पूरे इजराइल और साथ ही साथ यूएसए के बेसिस पर हमला करवा रहा है। ईरान खुद किसी मिलिट्री ऑपरेशन में नहीं कूद रहा, वो इन सब मिलिटेंट्स ग्रुप के थ्रू यूएसए और इजराइल पर प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है। यूएसए की एक रिपोर्ट के अनुसार रेड सी में यूएसए पर यमन देश के हूती फोर्सेस ने 3 क्रूज मिसाइल दागे। हालांकि यूएसए ने उन तीनों मिसाइल को शूट डाउन कर दिया, लेकिन यूएसए का मानना है कि उन हूती फोर्सेस को ये मिसाइल ईरान ने ही सप्लाई किया है और लॉन्च कराया है। साथ ही साथ कुछ ड्रोन्स को भी यूएसए ने शूट डाउन किया था, जो कि यमन से इजराइल की तरफ जा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान की राजधानी बगदाद से 2 रॉकेट्स भी यूएसए के मिलिट्री बेसिस की तरफ लॉन्च किए गए थे, जिसे प्रो ईरानियन मिलिटेंट्स ने भेजा था। उसके साथ ही साथ सीरिया से भी यूएसए के मिलिट्री बेसिस पर प्रो ईरानियन मिलिटेंट्स ने अटैक किया था, जिसे यूएसए खुद भी शांत नहीं बैठा। और एक हफ्ते पहले यूएसए ने भी रिटेलिएशन में सीरिया के कुछ मिलिटेंट्स के बेस में एयर स्ट्राइक किए थे। लेकिन क्या इस स्मॉल एयर स्ट्राइक से मिडिल ईस्ट में बड़ा वॉर फ्रंट खुल सकता है? तो हाँ, बिल्कुल खुल सकता है, क्योंकि जितना लंबा इजराइल और हमास का वॉर चलेगा उतना ही ज्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे जाएंगे, जिससे मिडिल ईस्ट के और भी कुछ देश इजराइल के अगेंस्ट हो जाएंगे। फिलहाल जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों ने अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल से तोड़ लिए हैं। ईरान का इन्वॉल्वमेंट पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, क्योंकि ईरान ने मिलिटेंट्स ग्रुप को कई ज्यादा असला बारूद मुहैया करवा रखा हुआ है। अब इससे ये होगा कि अलग अलग जगहों से इजराइल पर हमला होने लगेगा। इजराइल रिटेलिएट करेगा, इनको खत्म करेगा, जिससे सिविलियंस मारे जाएंगे, जिससे और भी देश इजराइल के अगेंस्ट होंगे। और कहीं ना कहीं वो इजराइल से सबसे पहले तो संबंध खत्म करेंगे, ट्रेड रोकेंगे, इजराइल को धमकी देंगे। यहाँ सिर्फ ईरान ही नहीं खेल रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि हमास का शायद सपोर्ट रशिया भी कर रहा है। रशिया शायद हर उन मिलिटेंट्स का सपोर्ट करेगा जिसका सपोर्ट ईरान कर रहा है, क्योंकि ईरान का अकेला दोस्त रशिया ही है। वैसे अब चाइना भी हो गया है, लेकिन रशिया मेन है। साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के साथ साथ एक ऐसा भी देश है जिन पर इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने का ब्लेम है, और वो है कतर। ऐसा माना जाता है कि कतर कई सालों से ऐसे आतंकी संगठन के लीडर्स को नेगोशिएशन के नाम पे शरण देता आया है। कतर के ऊपर 2014 में एक आरोप लगा था कि उसने आईसिस और अल नुसरा फ्रंट को सपोर्ट किया है या फंड किया है। साथ ही साथ इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि कतर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड को भी फंड करता है। खालिद मशअल, जो कि आज हमास चीफ है, 2014 में वो सीरिया से कतर गया था और कतर ने उसको शरण दिया। ऐसा माना जाता है कि कतर अब तक पैलेस्टीनियंस को $1.8 बिलियन का एड दे चुका है, लेकिन वो एड पैलेस्टीनियंस को नहीं, हमास को जाता है, और कतर ये अच्छे से जानता है। इसलिए इन सब मिलिटेंट्स का सपोर्ट करने वाले बहुत है, और ये मिलिटेंट्स पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। तो पूरा मिडिल ईस्ट एक वॉर जोन बन सकता है। नजरें हैं तो सबकी सऊदी के ऊपर, क्योंकि वो अभी तक थोड़ा शांत है, क्योंकि वो यूएसए का एलाई है और यूएसए का एलाई इजराइल भी है। इसलिए सऊदी शांत है। देखते हैं कब तक शांत रहेगा। लेकिन अगर ये वॉर लंबा चला तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक बहुत बड़ा वॉर मिडिल ईस्ट में छिड़ सकता है, जिसका नुकसान भारत को भी हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, और हम उस क्रूड ऑयल पर